नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाएँ, क्योंकि हम करा रहे हैं लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो मिल रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा चैनल है ओम जायसवाल, आप इसे भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं दोस्तों सारा का सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टॉप 100 की सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर बताना है। आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत जो कि रूप से परमाणु क्या है, तो वो है उदासीन। आपको बता दें कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीलियम नाभिक। आपको बता दें कि अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताते चलूँगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वैद्युत संयोजी बंध। जो कि सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl, इसमें वैद्युत संयोजी बंध होते हैं और वैद्युत संयोजक यौगिक 2 विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी CHCl3। आपको बता दें कि सहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से संयुक्त होते हैं, और विद्युत संयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी न होकर लेन देन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी +3। फेरिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसमें फेरिक आयन की संयोजकता +3 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण अस्थायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूट्रिनो। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण हैं और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसॉन अस्थायी कण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अणु। बता दें कि रासायनिक यौगिक 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है और ये तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होकर यौगिक अणु बनाते हैं, और यौगिक के अणुओं का गुण संघटक या तत्वों के गुणों से पूर्णतया पृथक होता है, अतः इसकी इकाई परमाणु या तत्व न होकर अणु होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। आपको बता दें कि जल आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण इसका हाइड्रोलिक निर्यात बहुत अधिक होता है, जिस कारण यह आयनिक लवण में उपस्थित आयनिक बंधों को कमज़ोर कर देता है, जिससे आयनिक लवण अपने घटकों में टूटने के कारण जल में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉयल बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अर्ध ठोस। रोलर बियरिंग का जो स्नेहक करने के लिए सामान्यतः अर्ध ठोस स्नेहक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्ध ठोस दो बियरिंग के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1 यूनिट ऋणावेश। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो कि 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है और प्रोटॉन 1 यूनिट धनावेश वहन करता है। हीलियम परमाणु का नाभिक 2 यूनिट धनावेश वहन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। इलेक्ट्रॉनों का जो अंतरण पिंडों को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी है और जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है वह धनावेशित हो जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित होता है। दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजः गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दाईं ओर। आपको बता दें कि बायो-सेवर्ट के नियम से ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा दाहिनी ओर होगी, अतः प्रोटॉन दाईं ओर विक्षेपित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु क्रमांक। आपको बता दें कि परमाणु क्रमांक की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 22। आपको बता दें कि किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो इस प्रकार हो जाएगा 22 तत्व जो कि परमाणु भार होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी AMU में। आपको बता दें तत्वों के परमाणुक भार को AMU में लिखा जाता है और AMU का जो तात्पर्य होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास और यूनिट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 8। आपको बता दें कि अगर परमाणु के ऊर्जा स्तर यानी कक्षा को n से निरूपित किया जाए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × n² होगी। अतः द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 2 × 2⁴ बराबर 2 × 4 = 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी परमाणु, न्यूक्लियर। जो संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाणु नष्ट होते हैं और न तो नए परमाणु बनते हैं और न ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। अतः जो रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी वह समीकरण रासायनिक क्रिया को सही रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक सूत्र द्वारा, यानी तत्वों और यौगिकों के अणुओं को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी डोबेराइनर। आपको बता दें कि डोबेराइनर ने सबसे पहले 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया था और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में ईस्वी में बनाई थी, जिसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु क्रमांक। आपको बता दें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका प्रतिपादन दोस्तों सन 1913 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने किया था। किसने किया था? तो मोजले ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरीन। बता दें कि क्लोरीन आवर्त सारणी में समूह 17 में पाया जाता है और इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है तथा प्रतीक चिन्ह Cl है और यह दूसरा हल्का हैलोजन है और सभी तत्वों में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है तथा तीसरी सर्वोच्च विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। इसी कारण से क्लोरीन शक्तिशाली ऑक्सीकरण अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुण धर्म पर आधारित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु संख्या। आपको बता दें कि तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अतः आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सहसंयोजी। जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवर्त सारणी के IV खंड में स्थित हैं और यह कार्बन तत्वों का समूह भी है और इस समूह के तत्वों की विशेषता है कि तत्वों का प्रत्येक परमाणु बंध बनाने के लिए अपने निकटवर्ती परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और इस प्रकार के साझे से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वह सबसे छोटा कण
जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु यानी न्यूक्लियर। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अणुओं की गति। आपको बता दें कि अणुओं की गति ठोस, द्रव व गैसों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठोस में कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं और कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, और द्रव में अणु गति के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं और गैस के अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं और किसी प्रकार की गति कर सकते हैं। इस प्रकार गैस के अणु द्रव व ठोस के अणुओं की अपेक्षा गति के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। आपको बता दें कि एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय संलयन से। आपको बता दें कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है और सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इलेक्ट्रॉन। बता दें कि अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूलकर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है 2.8 × 10⁻⁻18 सेमी तथा प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 सेमी होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे छोटा कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटॉन। आपको बता दें कि सबसे छोटा अगर कण की बात करें तो सबसे पहले अणु आता है, उसके बाद परमाणु आता है, उसके बाद न्यूट्रॉन आता है, उसके बाद क्या आता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों की त्रिज्याएं 10⁻⁻13 सेमी होती हैं, किंतु न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आने वाले जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए हमने एक महत्वपूर्ण ई बुक तैयार करवाया। गणित का 500 प्लस प्रश्नों का ये ई बुक है जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। इसमें जो भी 500 प्लस महत्वपूर्ण है सारा का सारा हल, संपूर्ण हल डिटेल के साथ और ट्रिक के माध्यम से साधारण तरीके से बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ले लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर आसानी से इसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इस ई बुक से बाहर चला जाए। ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों, आप इसे भी जरूर से जरूर ले लीजिए। इसमें भी विथ डिटेल के साथ क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, जहां से आप आकर उसे आसानी से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम क्लोराइड। आपको बता दें साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। आपको बता दें कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, तथा जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समभारिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। जिन्हें ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग एवं परमाणु भार समान होते हैं उन्हें समभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उसके गुण भिन्न भिन्न है, यह कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आइसोटोप। आपको बता दें कि दो तत्वों की जो परमाणु संख्या यदि समान हो तो इसे आइसोटोप यानी समस्थानिक, तथा यदि परमाणु भार समान हो तो इसे समभारी यानी आइसोबार कहते हैं। और समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को आइसो हाइट कहते हैं तथा समान ताप को आइसोथर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 0। आपको बता दें कि उदजन यानी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन की। आपको बता दें कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार एक समान होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में से एवं नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 एवं परमाणु भार 16 होता है। अगर बात करें दोस्तों हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 एवं परमाणु भार 14 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मंदक। बता दें आपको कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अप्सरा। आपको बता दें कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा के नाम से जाना जाता है, और BARC यानी बार्क के नियंत्रण व निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन जो कि सबसे सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैलोजनों से। आपको बता दें कि हाइड्रोजन की यह प्रकृति हैलोजनों से साम्यता रखती है, और फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समूह को हैलोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चैडविक ने। आपको बता दें कि न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी और न्यूट्रॉन जो कि एक उदासीन कण है और परमाणु भार में इसका प्रमुख भाग होता है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि अणु, परमाणु तथा मिश्रण सभी विभाज्य हैं। अणु का विभाजन परमाणु में और परमाणु का विभाजन मूल कणों और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है और मिश्रण का विभाजन उसके घटकों में संभव है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम सिलिकेट। आपको बता दें कि जो क्वार्टज होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। क्या हो जाएगा? Na2SiO3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पदार्थ के आणविक भार की गणना खाली स्थान है की मापन करके की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्प की सांद्रता। किसी पदार्थ का अणुभार उसकी वाष्प सांद्रता के दोगुने के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, CaOH ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी स्लैग्ड लाइम। आपको बता दें CaOH ट्वाइस बूझे चूने यानी स्लैग्ड लाइम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी थॉमसन के द्वारा। आपको बता दें इलेक्ट्रॉनों की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा की गई थी और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का मूल कण है। इस पर इकाई ऋणावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान 0.005 AMU होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी एक बीटा कण। बता दें कि बीटा कण एक विशिष्ट प्रकार के रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। बीटा कण के क्षय के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपको बता दें कि रेडियो सक्रिय किरणों की विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उनके विक्षेपण का रदरफोर्ड ने 1896 ईस्वी में अध्ययन किया एवं विक्षेपण की प्रकृति के आधार पर उन्हें अल्फा, बीटा और गामा किरणें कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी फ्लोरीन। आपको बता दें कि फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोरीन को कांच की बोतल में नहीं रखते तथा हाइड्रोजन का उपयोग कांच की खुदाई अर्थात कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, हैलोजन का प्रयोग।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। आपको बता दें कि समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी समभारिक। आपको बता दें कि ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें समभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वह कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समस्थानिक। आपको बता दें कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं, और ऐसे परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है। आपको बता दें कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है अर्थात प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों का योगफल भिन्न भिन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव भिन्न भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एंडरसन। बता दें कि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की थी और पॉजिट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो B+ या E+ होता है अर्थात इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर तथा आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन जो कि एक अस्थायी कण है और इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। आपको बता दें कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है अतः इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो भी 1 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 18। आपको बता दें कि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है अतः तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 18 होगी। इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 17 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी अणु में बंध कोण अधिकतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी CO2। आपको बता दें कि CH4 बंध कोण का मान 109.28 डिग्री और H2O में 105 डिग्री और BF4 में 90 डिग्री एवं CO2 में 180 डिग्री होता है। तो आप पूछा है किस अणु में बंध कोण अधिकतम है तो वो हो जाएगा CO2 में। तो कितना है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में से भिन्न होते हैं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्न होते हैं, और परमाणु की संख्या किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है और उसके रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 118। आपको बता दें कि अभी तक 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है, और जो अंतिम तत्व का नाम है यूनून सेप्टियम। इसका फॉर्मूला आ जाता है UuO। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन जो कि किसी पदार्थ के ऐसे मूल कण है जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि वे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूट्रॉन। आपको बता दें कि अल्फा किरणें तथा प्रोटॉन धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। क्या हो जाएगा? तो अल्फा जो किरणें हैं वो क्या होता है, प्रोटॉन धनावेशित हो जाते हैं, और बीटा किरणें हो जाती हैं ऋणावेशित, और जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित कण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तत्व की करणक शक्ति। आपको बता दें कि किसी तत्व की करणक शक्ति को छोड़कर निम्न को ज्ञात करने में परमाणु संख्या सहायक इस प्रकार करती है। यानी न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होती है, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी धन आयन। आपको बता दें कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह धन आयन बनता है। इस तरह अपने उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले परमाणु को धन आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। आपको बता दें कि परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और यह ऊर्जा परमाणु के द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी U235। U235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मेंडलीफ ने। आपको बता दें कि डॉबेरियन ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था, और मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई जिसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने प्रस्तुत की थी, जिसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, कोयला, धातु मल और चिकनी मिट्टी, उर्वरक कारखानों के अवमल, जिप्सम और कोयला कच्चे माल के तौर पर उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश के वेग का 9/10। आपको बताते हैं कि बीटा किरणों को जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा में 4 कार्बन एक दूसरे से अनुबद्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टेट्राहेड्रल, यानी हीरा में कार्बन परमाणुओं के मध्य टेट्राहेड्रल बंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्लेट। आपको बता दें कि स्लेट एक प्रकार का पत्थर है जो कायांतरित चट्टानों से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायोकॉल रबर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संश्लिष्ट रबर। थायोकॉल एक संश्लिष्ट रबर है और थायोकॉल केमिकल कंपनी की स्थापना वर्ष 1929 में अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैफीन कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी यानी चाय और कॉफ़ी। कैफीन जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है और तंबाकू की बात करें दोस्तों तो इसमें निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसमें आयनिक बंध बनता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी KCl में आयनिक बंध बनता है। कैसे बनता है तो देख लेते हैं। KCl तो इसका जो आयनिक बंध बन जाएगा हो जाएगा K++C और L। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिलिकॉन ने। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकॉन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें दोस्तों कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है और यह प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोटॉन। आपको बता दें दोस्तों कि फोटॉन एक द्रव्यमान रहित मूल कण है और यह स्वयं विभाज्य नहीं है अपितु अन्य कणों के साथ परस्पर संबंध होने पर फोटॉन की ऊर्जा का अंतरण हो सकता है और यह एक विद्युत उदासीन कण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु द्रव्यमानों के विभाज्य कण। आपको बता दें डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं और परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी
40। बता दें जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है 20 एवं परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान 40.078 AMU होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 प्रकार। बता दें कि विखंडन अर्थात नाभिकीय विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाता है, एक हो जाता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं से सहयोग हेतु इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की क्रिया अथवा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7। बता दें कि दोस्तों आपको कि जो ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय बल। बता दें कि न्यूट्रॉन जो कि एक उदासीन कण है और धनावेशित कण प्रोटॉन के साथ परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये कण एक दूसरे से नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं और नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच सदैव कार्यशील रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन एक कैटायन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमोनियम। आपको बता दें कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन या धनायन और एनायन या ऋणायन। कैटायन परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से बनते हैं और अमोनियम एक धनायन है और सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। केवल हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन अधातुओं से बने धनायन यानी कैटायन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10। आपको बता दें दोस्तों कि इसका धावन सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O यानी क्रिस्टलीय जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट है। यानी धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और सोडियम कार्बोनेट जिसमें कोई क्रिस्टल जल नहीं होता है और अजल सोडियम कार्बोनेट बनाता है। इसे सामान्यतः सोडा क्षार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। आपको बता दें दोस्तों कि कॉपर सल्फेट के हाइड्रेट लवण का जो सूत्र होता है वो CuSO4.5H2O है और अर्थात कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु पाए जाते हैं और किसी लवण से संयुक्त जल को क्रिस्टल जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 ग्राम ऑक्सीजन में खाली स्थान है कितने मोल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 0.375। आपको बता दें कि ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक गैस है, अतः 1 मोल ऑक्सीजन को O2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 ग्राम है, अतः 1 मोल ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें दोस्तों कि परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन कण होता है, क्योंकि इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 10। बता दें कि धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेटेड लवण है और यह जल योजित अवस्था में पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया Na2CO3.10H2O, अर्थात धावन सोडा में जल के 10 अणु संयुक्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 106। ये गलत है दोस्तों। आपको बता दें कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान आपको कितना हो जाता है? तो 106 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। आपको बता दें कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये अभिक्रिया की गति को तीव्र एवं मंद दोनों करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। आपको बता दें कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है और इन कणों को परमाणु कहते हैं और परमाणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है जिसे अंतर परमाणु दूरी कहते हैं। और पदार्थ के परमाणु जो संयुक्त होकर अणु बना लेते हैं, जैसे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु के रूप में अणु बना लेते हैं और ये अणु जल की तरल अवस्था में सदैव गतिशील रहते हैं तथा गति करते हुए वायु में भी चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निकेल। आपको बता दें दोस्तों को वनस्पति तेल से वानस्पतिक घी बनाते समय हाइड्रोजनीकरण में निकेल एवं मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। आपको बता दें दोस्तों कि किसी पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? तो यह हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। आपको बता दें कि लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण की परत बन जाती है और यह परत लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 बनने के कारण जमती है और लोहे पर जंग लगने की क्रिया नम वायु की उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु त्रिज्या को
में मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि परमाणु त्रिज्या के मापन हेतु एंगस्ट्रॉम मात्रक का प्रयोग किया जाता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत ऑक्सीकरण अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी द्रव्यमान संख्या को ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी तरह अगर बात करें दोस्तों परमाणु क्रमांक को, तो जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है और एन किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यह है न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। आपको बता दें किसी तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से ये भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले हो सकते हैं और ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। और किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 285 है तो वह फास्फोरस होगा और फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है और फास्फोरस परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इसे जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत लोगों तक ये पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।